हेलो फ्रेंड्स, एनसीईआरटी लर्निंग की में आपका बहुत बहुत स्वागत है। इस वीडियो में हम लोग करने वाले हैं चैप्टर नंबर 4, जो कि है भारत एक खोज पुस्तक, जो कि क्लास 8 एनसीईआरटी की है, हिंदी की बुक है। उसमें हमें पढ़ना है भारत एक खोज। उसमें ये जो पुस्तक है, इसमें बहुत ही अच्छे अच्छे चैप्टर हैं। इसे पढ़ लिया तो हमें समझ में आ जाएगा कि हमारा भारत का जो हमारा प्राचीन भारत था, जो भारतीय सभ्यता थी, वो कैसी थी। जैसे कि इसमें हम लोगों ने पढ़ लिया है सिंधु घाटी सभ्यता, और उससे भी पहले हम लोगों ने तलाश की थी भारत के धर्म की, और जो है महावीर गौतम बुद्ध के बारे में हम लोगों ने पढ़ा। ठीक है, अगर आपने वो वीडियोस नहीं देखे हैं तो आप मेरे चैनल पे जाके देख सकते हैं, और आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, वीडियोस को लाइक शेयर करिए, बेल आइकन प्रेस कर दीजिए। ठीक है, चलिए अब हम लोग इस चैप्टर में पढ़ने वाले हैं युगों का दौर। ठीक है, गुप्त शासन में राष्ट्रीयता और साम्राज्यवाद। ठीक है, तो अभी तक हम लोगों ने पढ़ा कि प्राचीन भारत कैसा था, और महावीर गौतम बुद्ध के टाइम पे कैसा था, चंद्रगुप्त मौर्य के टाइम पे और अशोक के टाइम पे कैसा था। उसके बाद हम पढ़ेंगे गुप्त शासन में राष्ट्रीयता और समाजवाद। ठीक है, जो मौर्य साम्राज्य था, मौर्य साम्राज्य का अवसान हुआ और उसकी जगह शुंग वंश ने ले ली, जिसका शासन अपेक्षाकृत बहुत छोटे क्षेत्र पर था। ठीक है, तो जो शुंग वंश था उसका शासन बहुत ही छोटे क्षेत्र पे था। दक्षिण में बड़े राज्य उभर रहे थे, जो दक्षिणी भारत है उधर बड़े बड़े राज्य उभर रहे थे। उत्तर में काबुल से पंजाब तक बख्तरी या भारतीय यूनानी फैल गए थे। मेनांडर के नेतृत्व में उन्होंने पाटलिपुत्र तक पर हमला किया, किंतु उनकी हार हुई। खुद मेनांडर पर भारतीय चेतना और वातावरण का प्रभाव पड़ा और वो बौद्ध हो गए। आपको पता है कि भारत में जैन धर्म की स्थापना की थी महावीर ने, और बौद्ध धर्म की स्थापना की गौतम बुद्ध ने। तो जो लोग भी हमारे जैन धर्म और बौद्ध धर्म के संपर्क में आते थे, वो भी जो है कि इन धर्मों के हो जाते थे। वह राजा मिलिंद के नाम से प्रसिद्ध हुआ। ठीक है, बौद्ध आख्यानों में उसकी लोक प्रसिद्ध लगभग एक संत के रूप में हुई। ठीक है, तो यहाँ पे ये कहा जा रहा है कि जो शुंग वंश था, ठीक है, जो शुंग वंश था उसका अधिकार छोटे क्षेत्र में था। दक्षिण में जो भारत का दक्षिणी क्षेत्र है, वहां पे बड़े राज्य उभर रहे थे, और उत्तर के साइड में क्या हुआ था, काबुल से पंजाब तक बख्तरी या भारतीय यूनानी फैल गए थे। मेनांडर के नेतृत्व में जो भारतीय यूनानी थे, जो यूनानी थे पहले अभी भारतीय हो गए थे, उसमें एक मेनांडर नाम का राजा था जिसने पाटलिपुत्र पे हमला किया लेकिन हार गया। और मेनांडर जो है यूनानी था, जो भारत में आके राज्य करता था, और उसका जो है भारतीय चेतना मीन्स कि उसके ऊपर भारतीय चेतना का बहुत ज्यादा प्रभाव पड़ा, और बाद में वह जो है, यह मेनांडर जो है मिलिंद के नाम से प्रसिद्ध हुआ, और यह जो है मिलिंद जो है बौद्ध धर्म को अपना लिया था, प्रसिद्ध और एक संत के रूप में भी जाना जाने लगा। भारतीय यूनानी संस्कृत के मेल से अफगानिस्तान और सरहदी सूबे के क्षेत्र में गांधार की यूनानी बौद्ध कला का जन्म हुआ। भारत के मध्य प्रदेश में, जो भारत का मध्य प्रदेश है, ठीक है, सांची के निकट बेस नगर में ग्रेनाइट पत्थर की एक लाट है। देखिए, बहुत सारे जगहों पे भारत में हमें शिलालेख मिलते हैं, और उनसे हम बहुत सारी चीजें अपने प्राचीन भारत के बारे में जान जाते हैं। तो सांची जो है ना मध्य प्रदेश में है, और वहां पे बेस नगर में ग्रेनाइट का एक बड़ी शिला मिली, जो होलियोदो स्तंभ के नाम से प्रसिद्ध है। ठीक है, इसका समय ईसा पूर्व मीन्स की पहली शताब्दी बताया जाता है, और इस पर संस्कृत का एक लेख खुदा है। इससे हमें
उन यूनानियों के भारतीकरण की झलक मिलती है। यहाँ पे ये कहा जा रहा है कि जो यूनानी थे, जो भारत में आक्रमण करके आए थे और भारत पे राज्य करना चाह रहे थे, वो जो है धीरे धीरे भारतीय हो गए थे, भारतीय रहन सहन, भारतीय धर्म को अपना लिया था। जो सरहद पार आए थे, भारतीय संस्कृति को जब्त कर रहे थे। मध्य एशिया में शक, सीडियन लोग अक्षु नदी की घाटी में बस गए थे। जो मध्य एशिया है वहां पे सीडियन और अक्षु नदी के किनारे ये बस गए थे। चुई चीच सुदूर पूर्व से आए, उन्होंने इन लोगों को जो है उत्तर भारत की ओर धकेल दिया है। ये शक बौद्ध और हिंदू हो गए। चुईचियों में से एक दल कुषाणों का था। उन्होंने सब पर अधिकार करके उत्तर भारत तक अपना विस्तार कर लिया। उन्होंने शकों को पराजित करके उन्हें दक्षिण की ओर खदेड़ा। शक कठियावाड़ और दक्षिण की ओर चले गए। इसके बाद कुषाणों ने उत्तर भारत और मध्य एशिया के उत्तरी, यहाँ पे ये कहा जा रहा है कि इसके बाद जो कुषाण वंश था, कुषाण वंश ने उत्तर भारत पर और मध्य एशिया के बहुत बड़े भाग पर अपना जो है व्यापक क्या किया था, व्यापक और मजबूत साम्राज्य कायम किया। उनमें से कुछ ने हिंदू धर्म को अपना लिया, लेकिन अधिकांश लोग बौद्ध हो गए। मीन्स कि उस समय तक भारत में जैन धर्म भी था, बौद्ध धर्म भी था और हिंदू धर्म भी था। जो जैन धर्म और बौद्ध धर्म है, ये भी हिंदू से ही निकले हुए धर्म है। उनका सबसे प्रसिद्ध शासक जो था, जो कुषाण वंश था, उनका सबसे प्रसिद्ध शासक कनिष्क था, जो कि बौद्ध धर्म को अपना लिया था। बौद्ध कथाओं का भी नायक है, जिसमें उसके महान कारनामा और सार्वजनिक कामों का जिक्र किया गया है। उसके बौद्ध होने के बावजूद ऐसा लगता है राज्य धर्म का स्वरूप कुछ मिला जुला था, जिसमें जरयुष्ट के धर्म का भी योगदान था। यह सरहदी सूबा जो कुषाण साम्राज्य कहलाया, उसकी राजधानी पेशावर के निकट थी। तक्षशिला, यहाँ पे हम कह रहे हैं कि जो तक्षशिला का पुराना विश्वविद्यालय भी उसके निकट था। वह बहुत से राष्ट्रों में आने वाले लोगों के मिलने का स्थान बन गया। यहाँ भारतीयों की मुलाकात सदिनियों, उईचियों, ईरानियों, बख्तरी यूनानियों, तुर्कियों, चीनियों से होती थी। ये विभिन्न संस्कृति एक दूसरे को प्रभावित करती थी। इनके आपसी प्रभावों के परिणाम स्वरूप मूर्तिकला, चित्रकला की एक सशक्त शैली ने जन्म लिया। इतिहास की दृष्टि से इसी जमाने में चीन और भारत के बीच पहले संपर्क हुआ और 64 ईस्वी में यहाँ चीनी राजदूत आए। उस समय चीन से भारत को जो तोहफे मिले उसमें आड़ू नाशपाती के पेड़ थे। गोबी रेगिस्तान के ठीक किनारे किनारे तुर्फान और कुर्चा में भारतीय, चीनी और ईरानी संस्कृति का अद्भुत मेल हुआ। कुषाण काल में बौद्ध धर्म दो संप्रदायों में बट गया। जो कुषाण काल था उस समय बौद्ध धर्म में भी डिवीजन होने लगे, महायान और हीनयान। उन दोनों के बीच मतभेद उठ खड़े हुए। भारतीय परंपरा के अनुसार बड़ी बड़ी सभाओं में इन समस्याओं पर विवाद आयोजित किए जाने लगे। इन बहसों में सारे देश के प्रतिनिधि भाग लेते थे। इन विवादों में एक नाम सबसे अलग और विशिष्ट दिखाई पड़ता। यह नाम था नागार्जुन का, जो ईसा की पहली शताब्दी में हुए। उनका व्यक्तित्व महान था। वे बौद्ध शासकों और भारतीय दर्शन के बहुत बड़े विद्वान थे। उन्हीं के कारण भारत में की महायान की विजय हुई। महायान और हीनयान दो भागों में बौद्ध धर्म बट गया था। महायान के ही सिद्धांतों पर प्रचार चीन में हुआ। महायान के जो सिद्धांत थे उसका प्रचार हो गया चीन में, लंका में, बर्मा में। वर्तमान जो लंका को श्रीलंका कहा जाता है और बर्मा को म्यांमार कहा जाता है, ठीक है। हीनयान को मानते रहे, ठीक है। मीन्स कि चीन में किसका प्रचार हुआ? महायान का। और लंका और बर्मा के लोग जो है हीनयान को मानते रहे। कुषाणों ने अपना भारतीयकरण कर लिया था। मीन्स कि जो लोग भी भारत में आते वो भारतीयकरण को, मीन्स कि भारतीय
सत्ता को अपना लेते थे, वे भारतीय संस्कृति के संरक्षक हो जाते थे लोग। देखिए, फिर भी राष्ट्रीय विरोध की एक अंतरधारा उनके शासन के खिलाफ बराबर चल रही थी। बाद में जब भारत में नई जातियों का आगमन हुआ तो ईसा की 4वीं शताब्दी के आरंभ में विदेशियों का विरोध करने वाले इस राष्ट्रीय आंदोलन ने निश्चित रूप ग्रहण कर लिया। एक दूसरे महान शासक ने, जिसका नाम भी चंद्रगुप्त था, नए हमलावरों को मार भगाया और एक शक्तिशाली विशाल साम्राज्य कायम किया। ईसा मीन्स की 320 ईस्वी में जो है क्या हुआ, 320 ईस्वी में गुप्त साम्राज्य का युग आरंभ हुआ। ठीक है, गुप्त साम्राज्य जो हम पढ़ने जा रहे हैं, इसका जो साम्राज्य आरंभ हुआ 320 में। इस साम्राज्य में एक के बाद एक कई महान शासक हुए। मीन्स की जो गुप्त साम्राज्य था वो बहुत ही अच्छा था, जो युद्ध और शांति दोनों कलाओं में सफल हुए। लगातार हमलों ने विदेशियों के प्रति प्रबल विरोधी भावना को जन्म दिया और देश के पुराने ब्राह्मण क्षत्रिय तत्वों को मातृभूमि और संस्कृति दोनों की रक्षा के बारे में सोचने के लिए मजबूर होना पड़ा। जो हमारा भारत था और यहाँ की जो मातृभूमि और क्षत्रिय थे, जो ब्राह्मण थे, जो संस्कृति थी, उसकी रक्षा के लिए क्षत्रिय और ब्राह्मणों को सोचना पड़ा और वो विदेशी तत्वों से लड़ने लगे। जो विदेशी तत्व यहाँ घुल मिल गए, उन्हें स्वीकार कर लिया गया, लेकिन हर नए आने वाले को प्रबल विरोध का सामना करना पड़ा। पुराने ब्राह्मण आदर्शों के आधार पर सजातीय राज्य कायम करने का प्रयास किया गया, लेकिन क्रमशः इन आदर्शों में ऐसी कट्टरता विकसित हो लगी थी जो इनके स्वभाव के विपरीत थी। आरंभ में जब आर्य यहाँ उस स्थान पर आए जिसे उन्होंने आर्यवर्त या भारतवर्ष कहा था, तब भारतवर्ष के सामने समस्या यह थी कि नई जाति और संस्कृति के बीच समन्वय कैसे कायम किया जाए। भारत ने इस स्थिति का सामना करते हुए मिली जुली भारतीय आर्य संस्कृति की मजबूत बुनियाद जो है बुनियाद पर निर्मित एक अस्थायी हल प्रस्तुत किया। दूसरे विदेशी तत्व यहाँ आए और जब्त हो गए, लेकिन समय समय पर अजीब रस्मों रिवाज वाले अजनबी लोगों के हमले ने उसे हिला दिया। वह इन हमलों को अनदेखा नहीं कर सकता था, क्योंकि उन्होंने केवल उसके राजनीतिक ढांचे को ही नहीं तोड़ा, बल्कि उसके सांस्कृतिक आदर्शों, सामाजिक ढांचे के लिए भी खतरा पैदा कर दिया। इनके विरोध जो प्रतिक्रिया हुई, उसका रूप मूलतः राष्ट्रवादी था। उसमें राष्ट्रवाद की शक्ति भी थी, संकीर्णता भी थी। धर्म और दर्शन, इतिहास और परंपरा, रीति और रिवाज, समाज ढांचा, जिस व्यापक घेरे में उस समय के भारत के जीवन के सभी पहलू आते थे, से ब्राह्मणवाद या हिंदूवाद कहा गया, जो कि ब्राह्मणवाद था या हिंदूवाद था। वह इस राष्ट्र का प्रतीक बना। यह दरअसल क्या था? राष्ट्रीय धर्म था, जिससे वे तमाम गहरी जातीय और संस्कृति प्रवृत्ति प्रभावित हुई, जो आज हर जगह राष्ट्रीयता की बुनियाद में मौजूद है। जिस बौद्ध धर्म का जन्म भारतीय विचार से हुआ था, ठीक है, उसके लिए भारत वह पुण्य भूमि थी जहां बुद्ध ने जन्म लिया, उपदेश दिया, वहीं उसका निर्माण हुआ। पर बौद्ध धर्म मूल रूप से अंतर्राष्ट्रीय था, विश्व धर्म था। जैसे जैसे उसका विकास और विस्तार हुआ, वैसे वैसे उसका यह रूप और विकसित होता गया। इसलिए पुराने ब्राह्मण धर्म के लिए स्वाभाविक था कि वह बार बार राष्ट्रीय पुनर्जागरण का प्रतीक बने। यह धर्म जो था, जो बौद्ध धर्म था, ये देखिए समुद्रगुप्त जो है बीड़ा बजाते हुए एक सिक्का, समुद्रगुप्त का जो है कि सिक्कों पे फोटो रहता था, वो भी बीड़ा बजाते हुए। यह जो धर्म था, ठीक है, यह जो धर्म था भारत के भीतरी धर्मों और जातीय तत्वों के प्रतीक सहनशील और उदार था, पर विदेशियों के प्रति उसका उग्रता बढ़ती जा रही थी और वह अपने आप को उनके प्रभाव से बचाने की कोशिश करता था। ऐसा करने से उनमें जो राष्ट्रवादी चेतना पैदा हुई थी, वह अक्सर साम्राज्यवाद की शक्ल अख्तियार करने लगी थी। गुप्त शासकों का समय बहुत प्रबुद्ध, शक्तिशाली, अत्यंत सुसंस्कृत, तेजस्विता से भरपूर था। फिर भी उस
उसमें साम्राज्यवादी प्रवृत्तियां विकसित हो गई। इनके बहुत बड़े शासक समुद्रगुप्त को भारत का नेपोलियन कहा गया। साहित्य और कला की दृष्टि से यह बहुत शानदार समय था। चौथी शताब्दी के आरंभ से लेकर 150 साल तक गुप्त वंश ने उत्तर में एक बड़े शक्तिशाली और समृद्ध राज्य पर शासन किया। जो चौथी शताब्दी आरंभ हुई उसमें जो है गुप्त वंश का 250 साल तक शासन चला और इसके बाद क्या हुआ, लगभग 150 साल तक उनके उत्तराधिकारी अपने बचाव में लगे रहे और साम्राज्य बिल्कुल सिकुड़कर लगातार छोटा होता चला गया। 250 साल तक तो इन लोगों ने अच्छे से शासन किया और अगले 150 सालों में क्या हुआ कि इनके जो उत्तराधिकारी थे वो थोड़े कमजोर पड़ गए और उनका राज्य छोटा होता चला गया। मध्य एशिया से नए आक्रमणकारी लगातार भारत पर हमला कर रहे थे। ये गोरे हुड कहलाते थे, जिन्होंने मुल्क में बड़ी लूटमार की। अंततः यशोवर्मन के नेतृत्व में संगठित होकर उन पर आक्रमण किया गया और उनके सरदार मिहिर गुल को बंदी बना लिया गया। लेकिन गुप्तों के वंशज बलादित्य ने उनके प्रति उदारता का व्यवहार किया और उसे भारत से लौट जाने दिया। मिहिरगुल ने इसके बदले लौटकर अपने मेहरबान पर कपटपूर्ण हमला कर दिया। उत्तर भारत में हुडों का शासन बहुत थोड़े समय रहा, लगभग आधी शताब्दी। उनमें से बहुत से देश में छोटे छोटे सरदारों के रूप में यहीं रह गए। वे कभी कभी परेशानी पैदा करते थे और भारतीय जन समुदाय के सागर में जब्त हो जाते थे। इनमें से कुछ सरदार 7वीं शताब्दी के आरंभ में आक्रमणकारी हो गए। उनका दमन करके कन्नौज के राजा हर्षवर्धन ने उत्तर से लेकर मध्य भारत तक एक बहुत शक्तिशाली राज्य की स्थापना की। वे कट्टर बौद्ध थे। उनका महायान संप्रदाय उनके अनेक रूपों में हिंदूवाद से मिलता जुलता था। उन्होंने बौद्ध और हिंदू दोनों धर्म को बढ़ावा दिया। उन्हीं के समय में प्रसिद्ध चीनी यात्री वानतांग या वानज्वा भारत आया था। हर्षवर्धन कवि नाटककार था। हर्षवर्धन कवि और नाटककार था, ठीक है। उसने अपने दरबार में बहुत से कलाकारों और कवियों को इकट्ठा किया और राजधानी उज्जैनी को सांस्कृतिक गतिविधियों का प्रसिद्ध केंद्र बनाया। हर्ष की मृत्यु 648 में हुई थी। हर्ष की मृत्यु जो है 648 में हुई थी। यह लगभग वह समय था जब अरब के रेगिस्तानों से अफ्रीका और एशिया में फैलने के लिए इस्लाम सिर उठा रहा था। मीन्स कि जब राजा हर्षवर्धन की मृत्यु हो गई उस समय 648 में, उस समय और उसके बाद जो है इस्लाम जो है अफ्रीका और एशिया में अपना सिर उठा रहा था। अब जो है हम यहाँ पे देखेंगे दक्षिण भारत शांतिपूर्ण विकास और युद्ध के तरीके। यहाँ पे हम थोड़ा सा ये देख लेते हैं कि दक्षिण जो भारत था, दक्षिण भारत में मौर्य साम्राज्य के सिमट कर अंत हो जाने के 1000 साल से भी ज्यादा समय तक बड़े बड़े राज्य फूले फले। दक्षिण भारत अपनी बारीक दस्तकारी समुद्री व्यापार के लिए विशेष रूप से प्रसिद्ध था। उसकी गिनती समुद्री ताकतों से होती थी। उनके जहाज दूर देशों तक माल पहुंचाया करते। वहां यूनानियों की बस्तियां थी। रोमन सिक्के भी वहां पाए गए। उत्तर भारत पर बार बार होने वाले हमलों का सीधा प्रभाव दक्षिण पर नहीं पड़ा। मीन्स कि उत्तर भारत पे क्या है कि बहुत ज़्यादा हमले होते थे, दक्षिण पे उतने नहीं होते थे। इसका परोक्ष प्रभाव यह जरूर हुआ कि बहुत से लोग उत्तर से दक्षिण में जाकर बस गए। इन लोगों में राजगीर, शिल्पी और कारीगर भी शामिल थे। इस प्रकार दक्षिण पुरानी कलात्मक परंपरा का केंद्र बन गया और उत्तर उन नई धाराओं से अधिक प्रभावित हुआ जो आक्रमणकारी अपने साथ लाए। मीन्स कि उत्तर भारत पे आक्रमणकारियों ने बहुत ज्यादा हमला किया और यहाँ पे जो लोग जो राजगीर थे, शिल्पी और कारीगर थे, वो सब जाके बस गए कहाँ पे, दक्षिण भारत में। और उत्तर भारत के लोग जो है इनके रहन सहन से ज्यादा प्रभावित हो गए। तो फ्रेंड्स, ये जो था हम लोगों ने फर्स्ट वीडियो में किया। इसके आगे का जो पार्ट है शांतिपूर्ण विकास और युद्ध के तरीके, इसको हम लोग नेक्स्ट वीडियो में करेंगे। चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए। धन्यवाद।